आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अपन अर्थ तरंग दृष्टिकारी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा है कि उसके लिए IDC का मान कैसे निकालते हैं और IRMS का मान कैसे निकालते हैं, उसके बारे में अपन पूरा डिस्कशन कर चुके। उससे जब अपन आगे बढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार के टॉपिक आते हैं। वही अर्ध तरंग दृष्टिकारी है, दो डेरिवेशन वहाँ पढ़े थे। कौन से जी? IDC निकाला था, IRMS निकाला था। अब ध्यान रखिए, इसकी जितनी टर्म हो वो ध्यान में रखनी है। जैसे कि आपको कोई कहे कि IDC का मान क्या था, तो अपन निकाल चुके EM/π R+RL। ठीक है, निकाला हुआ है अपना। आज अपन उससे आगे बढ़ते हैं। मीन्स यही जो अर्ध तरंग दृष्टिकारी होता है उसकी दक्षता कितनी होती है, मीन्स एफिशिएंसी कितनी होती है। ठीक है, दक्षता अपन कैसे निकालते हैं। दक्षता के साथ साथ इसका अपने को निकालना होता है उर्मिका गुणांक। उर्मिका गुणांक मीन्स रिपल फैक्टर कितना होता। रिपल फैक्टर क्या है कि DC में कितना AC है। मीन्स AC और DC का कॉम्बिनेशन जब हो रहा था तब अपन ने लैंग्वेज में भी कहा था, जब शुरू किया था तो उसको अपन उर्मिका बोलते हैं। और एक परिपथ होता है जिसमें उर्मिका प्रेजेंट होता है, उसको उर्मिका हारी परिपथ कहते हैं। ठीक है, मीन्स DC में यदि AC के कंपोनेंट, ध्यान से सुनिएगा, उर्मिका गुणांक अपने को ये बताएगा कि DC में कितना AC का कंपोनेंट है। ठीक है, अपन हेडिंग लगाते हैं, 1 by 1 डिस्कशन करते हैं कि इसमें क्या है। एकदम धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि जल्दीबाजी करने से समझ भी कम आता है और दुर्घटना होने का चांस भी ज़्यादा रहता है। दुर्घटना का मीनिंग समझ रहे हो, जब डेरिवेशन होता है उसमें एरर हो जाता है तो उसके बाद ढूंढना थोड़ा नामुमकिन हो जाता है। मीन्स अर्ध तरंग दृष्टिकारी की अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए दक्षता तथा उर्मिका गुणांक, आपको लेक्चर में यही टैग मिला है, उर्मिका गुणांक। ठीक है, मीन्स एफिशिएंसी एंड रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, नो प्रॉब्लम, डर मत जाना, इतनी बड़ी हेडिंग है, नो प्रॉब्लम। ये तो सिर्फ क्या है, हेडिंग है, अभी निकालेंगे तो बहुत आसान रहेगा। इसमें से अपन फर्स्ट हेडिंग लगाते हैं कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए अपने को दक्षता याद करनी है, एफिशिएंसी कितनी होती है। ठीक है, अब पहले तो एफिशिएंसी अपने को पता होनी चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो आउटपुट बटा इनपुट क्या होता है, दक्षता होती है। कहाँ पे भी, जैसे छोटा सा एग्जांपल दे, अपन आपने कार्नो चक्र पढ़ा है, वहाँ पर आपने जब नेटा निकाला था तो T2 और T1 की फॉर्म लेके आप चले थे। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स में ध्यान रखना है, जब भी दक्षता की बात आती है, थोड़ा सा सपोज कीजिए यहाँ पर कोई सर्किट प्रेजेंट है, अपने लिए ये क्या है, दृष्टिकारी है। और दृष्टिकारी भी कौन सा जी, अर्ध तरंग दृष्टिकारी। ठीक है, इसको कुछ इनपुट दिया, ये लो, और आपको क्या मिला, आउटपुट। हाँ, हालांकि वो बात अलग है कि इसको यदि ये वाला इनपुट दिया जाए, ठीक है ना, दिस इज इनपुट, देन वी फाइंड आउट ओनली पॉजिटिव लूप। मीन्स यहाँ ये ओनली आपको ये वाली वेव दिखाई देती है, तभी अपन इसको क्या बोलते हैं, अर्ध तरंग दृष्टिकारी बोलते हैं। इसके बारे में लास्ट लेक्चर में पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया अपन ने, IDC और IRMS। ठीक है, इसी की मदद से निकाला था। ठीक है, और आपके पास यहाँ I का समीकरण क्या था, IM sin ωt, सारे काम में आएंगे। और IM क्या, धारा का आयाम था, क्या मान था इसका, EM/ नीचे क्या था, R+RL, जहाँ पर R का मान क्या था, RF+RS। ओके डियर, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था आपकी दक्षता क्या है, तो यहाँ पर इनपुट अपन ने कुछ दिया,
ठीक है। तब अपने पास क्या मिला, आउटपुट। तो आउटपुट बट्टा इनपुट, सुनिएगा ध्यान से, आउटपुट बट्टा इनपुट का जो मान होता है उसी को अपन कोई दक्षता नेटा बोलते हैं। हाँ, इसके पैरामीटर अलग हो सकते हैं, ठीक है ना, मीन्स इसके फैक्टर आप अलग ले सकते हो। जैसे कि अब अपन दक्षता के बारे में बोलेंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी, तो अपन कहेंगे निर्गत दिष्ट शक्ति, देखना दक्षता के बारे में कहेंगे अपन निर्गत दिष्ट शक्ति तथा निवेशित दिष्ट शक्ति के अनुपात को दक्षता कहते हैं। मीन्स है क्या, आउटपुट बटा इनपुट, लेकिन अपन किसकी फॉर्म में लेंगे, शक्ति की फॉर्म में लेंगे। मीन्स इस तरफ भी कोई पावर होगा और उस तरफ भी कोई पावर होगा। जो इनपुट अपन देते हैं, ध्यान से सुन लेना, राइट साइड में काम हो रहा है, समझ रहे हो आप। मीन्स जब अपन इसको इनपुट देते हैं तो कौन सी धारा इसको देते हैं, अपन एससी देते हैं। और ये करता क्या है, मैं अलग मार्कर से ड्रॉ कर देता हूँ। जब अपन इसको इनपुट देते हैं दिष्टकारी को तो कौन सी करंट देते हैं, इसको एससी देते हैं। और ये इसको किस में कन्वर्ट करता है जी, डीसी में। मीन्स आप अब कह सकते हो इनपुट में जो पावर है वो क्या है जी, पीएससी, एससी के द्वारा कितनी शक्ति है वो, ठीक है। आउटपुट में जो पावर है वो क्या हो जाएगी जी, पी, पैरों में क्या लिख दें अपन, डीसी। तो समझ आया दक्षता क्या होगी, मीन्स किसी भी दिष्टकारी में निर्गत दिष्ट शक्ति तथा निवेशित दिष्ट शक्ति के अनुपात को दक्षता कहते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर लाइक एज पीडीसी टू इनपुट पावर लाइक एज पीएसी इज नोन एज एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। समझ पाए पूरा इतना, ठीक है। जो अभी बताया है दोनों टॉपिक इसी से होने हैं, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ सीधा लिख सकता हूँ ना कि दक्षता को मैं नेटा से रिप्रेजेंट करूँगा, तो नेटा क्या हो जाएगा, आउटपुट, आउटपुट पावर कितना है, पी डीसी अपोन नीचे क्या जी, पी एसी। समझ आई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये हमेशा परसेंटेज में निकालना होता है, तो एन नेटा परसेंटेज पी डीसी अपॉन पी एसी, किससे मल्टीपल कर दो जी, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीपल कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, परसेंटेज की टर्म मिल जाएगी, ठीक है। अब अपन निकालते हैं, तो वही बात है, आपको बताया हुआ है कि पावर पी आई और आर में क्या रिलेशन होता है, पावर पी करंट आई और आर में ऐसा रिलेशन होता है ना, पी बराबर क्या जी, आई स्क्वायर आर, ठीक है। थोड़ा रफ करते हैं और डेरिवेशन अपन शुरू करते हैं, बहुत आसान है। देखिएगा P बराबर क्या होना है, आई स्क्वायर आर, लेकिन अपने को P DC भी चाहिए और P AC भी चाहिए। तो निकालने का तरीका देख लेना, पहले यदि अपन P DC निकाले तो आउटपुट आपको कहाँ मिलता है, P DC के लिए आउटपुट आपको लोड प्रतिरोध की ओर मिलता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर P DC का मान होगा आई स्क्वायर, आर की जगह क्या जी, आर एल, ठीक है। सर्किट डायग्राम फर्स्ट जो अपन ने उसकी वर्किंग पढ़ी थी वहाँ पे था, लास्ट में एक प्रतिरोध लगा हुआ था और यहाँ अपन आउटपुट मेजर कर रहे थे, तो अपन ने रेजिस्टेंस क्या लिया, आर एल, ओके। पी डी सी लिया है तो करंट क्या, आई डी सी, ठीक है। मैं इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार यदि आप पी एस सी निकालते हैं तो इसका मान क्या होता, तो पी एस सी होना क्या है, आई स्क्वायर आर, लेकिन एस सी के लिए अपन क्या कहेंगे, आई आर एम एस वैल्यू, एस सी के लिए कौन सी वैल्यू होती है, आर एम एस वैल्यू होगी, ठीक है, का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा सर्किट में इस प्रकार से एलिमेंट बने थे, यहाँ एक कुंडली लगी थी, ठीक है, और यहाँ पर अपना डायोड लगा हुआ था, ठीक है, फिर आगे आर एल लगा हुआ था। इसके लिए अपन ने पूरा रेजिस्टेंस क्या लिखा था, आर प्लस आर एल लिखा था कि नहीं लिखा था। तो आर एम एस वैल्यू के लिए इसका कुल जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा जी, आर प्लस आर एल। बस यही समझने वाली बात थी, इक्वेशन 3 समझ पाए आप इतना। अब वही बात आई डी सी का मान क्या होता है, बट वी नो दैट, जो बच्चा रेगुलर क्लासेस देख रहा है बैक टू बैक, क्योंकि मैं कहता हूँ आप यदि कोई रैंडम वीडियोस देखोगे या रैंडम लेक्चर देखोगे तो आपकी समझ बहुत कम आएगा। तो आप कंटिन्यूसली जब लेक्चर देखोगे, क्योंकि अब अपना यहाँ काम तो दक्षता निकालना है, आरएमएस वैल्यू डीसी वैल्यू तो पीछे निकाल चुके हैं अपन, तो वहाँ से सीधी टर्म ही तो काम में लेने वाले हैं और सीधी ही लेंगे। बट वी नो दैट, क्या जानते हैं जी अपन, आई डी सी
IDC का मान क्या होता है, आई EM अपॉन पाई, साथ में क्या जी R प्लस RL। मीन्स अपन ने जब इसका सॉल्यूशन किया था तो IDC अपने पास निकल के आया था, IM अपॉन नीचे क्या आया था, पाई निकल के आया था। ठीक है, और IM की जगह भी आपको बताया क्या है जी, EM अपॉन R प्लस RL। तो इस इक्वेशन में मैंने रखा तो IDC इक्वल EM अपॉन नीचे क्या आ गया, पाई R प्लस RL। ठीक है ना, डायरेक्ट मैंने काम में ले लिया है, नो प्रॉब्लम। IDC की जगह ये वाली वैल्यू, इक्वेशन नंबर। और इसी प्रकार बताओ आप IRMS अपन ने क्या पढ़ा था, तो देख लो पहले IRMS क्या आया था, नीचे क्या आया था, 2 आया था, मीन्स IM/2। तो IRMS, IM की जगह वैल्यू रखो तो EM अपॉन 2, नीचे क्या आ गया जी, R प्लस RL। समझे बात को, मीन्स IRMS क्या होता है, EM/2 R प्लस RL। ठीक है, इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को अपन यहाँ पे रख देंगे। समीकरण 4 को 2 में तथा 5 को 3 में रखने पर रखिएगा। PDC क्या मिला आपको, IDC स्क्वायर कीजिए तो EM स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर R प्लस RL स्क्वायर। ठीक है, मल्टीपल बाई RL, इक्वेशन नंबर 6। बहुत आसान है, बढ़ो आगे। PAC इक्वल क्या आ जाएगा, IRMS रखो तो EM स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 R प्लस RL का स्क्वायर डॉट, किससे मल्टीपल है, R प्लस RL। ये समझ तो आ गया ना कि यहाँ अपन ने RL से मल्टीपल क्यों किया है। अलग नोटेशन कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पर अपन RL क्यों ले रहे हो और यहाँ पर R प्लस RL क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ DC लास्ट वाली की बात कर रहे हैं। आउटपुट अपने पास कहाँ मिलता है, RL पे मिलता है। लेकिन जब अपन SC देते हैं तो उसमें तीनों रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं। तो तीनों रेजिस्टेंस यदि है तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर का था तो क्या माना था, RF। डायोड का क्या माना था, नहीं, इसका RS माना था, डायोड का RF माना था, यहाँ क्या लगा है, RL। तो तीनों के लिए क्या हुआ था, RS प्लस RF प्लस RL। RS प्लस RF को क्या लिखा था, R प्लस RL। यही पर्पज़ है, यहाँ पर अपन ने क्या लिया है, R प्लस RL लिया है। समझ पाए इतना, देखिएगा इसको इक्वेशन लास्ट वाला मान लो 7। अब आपको यदि निट्टा निकालना है, निट्टा के लिए आपके पास PDC होना चाहिए और PAC होना चाहिए। तो PDC भी आपके पास है, PAC भी आपके पास है। इसको इक्वेशन 1 दिया हुआ है। ठीक है, मेन समीकरण 6 व 7 को, समीकरण 6 व 7 को 1 में रखने पर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रख देते हैं। आ जाइए यहाँ पे, निट्टा परसेंटेज निकाल रहे हैं सीधा। PDC रखो EM स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर R प्लस RL स्क्वायर मल्टीपल बाई RL। ठीक है, डिवाइडेड बाई PAC मीन्स EM स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4R प्लस RL स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, R प्लस RL। तो एक तो इस यहाँ से चला गया, कैलकुलेशन कर लीजिए। परसेंटेज में निकाल रहे हैं, किससे मल्टीपल होगा, 100 से। ठीक है, दैट इक्वल, सुंदर लिखो थोड़ा, EM स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर R प्लस RL स्क्वायर। जल्दीबाजी मत करना, दुर्घटना कर सकते हो। 4R प्लस RL ऊपर चला गया, नीचे क्या आ गया जी, EM स्क्वायर। EM स्क्वायर से EM स्क्वायर चला गया। ठीक है, फिर अपन देख रहे हैं कि R प्लस RL से एक और कम हो गया, मीन्स निट्टा परसेंटेज वी फाइंड आउट 4RL डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर R प्लस RL। ठीक है, पहुँचे अपन यहाँ तक। बहुत आसान सा कैलकुलेशन था।
अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुटअप कर दो। देखिएगा पाई कितना होता है 3.14, तो इसको यूँ लिख सकते हैं ना नीटा परसेंटेज, दिस इज इन परसेंटेज टर्म। तो 4/पाई², पाई की जगह वैल्यू क्या पुट कर दी 3.14 का स्क्वायर, नीचे क्या आ गया जी r+rl। इसको मैं नीचे ले आता हूँ, मान लो rl, क्योंकि नीचे का नीचे वापस कहाँ भाग जाएगा, ऊपर भाग जाएगा। ठीक है, अपन अपनी सुविधा के लिए इसको नीचे ले आए ताकि टर्म और छोटी हो सके। ठीक है, ये भी परसेंटेज की फॉर्म में है, तो नीटा परसेंटेज इक्वल, नीटा क्या है, दक्षता के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है ना, 4/3.14 स्क्वायर, RL का भाग दो तो क्या मिला 1+R/RL, परसेंटेज में मान आ गया। यहाँ पर जब 4 में आप 3.14 का डिवाइडेशन दोगे तो ये आपको वैल्यू देगा 14.6। ठीक है, याद रखनी है, सिद्धि दे सकते हो, दे के निकाल सकते हो, मैं आपको कहता हूँ आप दे के निकाल सकते हो। ठीक है, क्या आ गया जी परसेंटेज, मीन्स कोई भी अर्ध तरंग दिष्टकारी होता है तो उसकी दक्षता का परसेंटेज मान, लास्ट वाला इक्वेशन जो अपन ने निकाला है समीकरण 8 क्या है, समीकरण 8 हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए दक्षता का मान है, दक्षता का मान है। समझ पाए आप। अब यहाँ देखिएगा दो रेजिस्टेंस और आ रहे हैं, एक R है दूसरा RL है। ठीक है, तो यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि यदि आपको नीटा का मान बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, तो देखिएगा यदि RL का मान बढ़ाएं, ध्यान से देख लेना, RL का मान बढ़ाएं तो R/RL का मान क्या होगा, कम होगा। इसका मान यदि कम होगा तो 1 में थोड़ा कम जुड़ेगा, मीन्स नीटा के मान में क्या होगी, वृद्धि। इसका मीनिंग क्या है, RL के मान को बढ़ाने पर दिष्टकारी की दक्षता में वृद्धि होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से सुन लो, अलग नोटेशन में कर देता हूँ। दिष्टकारी के लिए अपने पास ये इक्वेशन निकला, यहाँ पर क्या आ रहा है R+RL, मीन्स जो दक्षता है वो R और RL पे डिपेंड कर रही है। तो अपन ऐसा क्या करें कि इसकी दक्षता अपन बढ़ाएं, तो RL का है इस वाली टर्म में नीचे है, RL का मान यदि अपन बढ़ाएं तो यहाँ इतना जो ये टर्म लिखा हुआ है ये टर्म क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि RL को अपन बड़ा मान रहे हैं। ठीक है, तो छोटा हो गया तो 1 में प्लस कुछ कम जुड़ेगा, मीन्स इसकी दक्षता क्या होगी, बढ़ेगी। क्या कहा अपन ने, RL के मान को नोट करके लिखना है, RL के मान में वृद्धि करने पर दिष्टकारी मीन्स हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। तो आपको ये पूछा जाता है फिर ये बताओ कि इसका अधिकतम मान कितना होगा। ठीक है, तो अधिकतम मान यदि यहाँ से RL का मान बहुत बड़ा है, मीन्स इनफाइनाइट के समथिंग है, जितना बड़ा हो सके अपन ले ले, तो किसी में भी इनफाइनाइट का भाग दो, क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। तो 40.6 पॉइंट नीचे क्या आ गया, 1 आ गया, मीन्स इसकी अधिकतम दक्षता कितनी हो सकती है, नीटा का मैक्सिमम जो परसेंटेज मान है वो 40.6% हो सकता है। कैसे हुआ समझ आया कि RL का मान अपन कितना बढ़ा सकते हैं, तो RL को ज़्यादा से ज़्यादा अपन इनफाइनाइट कर सकते हैं, इनफाइनाइट के बाद तो कुछ होता नहीं। तो इनफाइनाइट यदि RL हो जाएगा तो R/RL वाली टर्म क्या हो गई, 0, 1 + 0 मीन्स इसमें कितना 40.6, तो अधिकतम इसका मान कितना हो सकता है, 40.6% हो सकता है। अब कहते हैं कि R/RL हो तो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। कैसे जी, देखिएगा, लेकिन ये वाला पढ़ते नहीं है जब ऐसा इक्वेशन निकल आता है, क्योंकि अपने को अधिकतम दक्षता निकालनी होती है। यहाँ यदि आप ये बोल लो कि इफ़, समझ लीजिए थोड़ा सा, R किसके बराबर है, RL, कर दो नीटा परसेंटेज इक्वल 14.6% डिवाइडेड बाई 1 + R की जगह RL रख दो, चाहे RL की जगह R रख दो, RL/RL कितना मिला 40.6/1 + 1 कितना जी 2, मीन्स 20.3 कितना हो गया परसेंटेज। लेकिन ये कभी अपन पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि अपने को सिर्फ यहाँ पर अधिकतम दक्षता का मान निकालना होता है, और अर्धतरंग दिष्टकारी के लिए अपन ने पूरा पढ़ा है, कितना मान निकल के आ गया 40.6। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इन परसेंटेज।
समझ गए बात को? ठीक है, अब दूसरा वाला टॉपिक अपने को लेना है उर्मिका गुणांक, कि उर्मिका गुणांक क्या है। करते हैं शुरू, थोड़ा सा वक्त दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक, टेलीग्राम का ऑप्शन आपके पास है, टेलीग्राम पे बता दीजिएगा कि क्या परेशानी है, ज़रूर आपकी परेशानी का सॉल्यूशन होगा। ऐसा नहीं है आपने क्वेश्चन पूछा और हमने लाइटली ले लिया, दिस इज नॉट पॉसिबल इन ओवर क्लास। ठीक है, आप सेवा का मौका तो दीजिए, फिर टेस्ट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन डिस्कशन करते हैं कि इसके लिए रिपल फैक्टर क्या होता है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, अब ध्यान से सुनिए। जब अपन रिपल फैक्टर निकालते हैं तो रिपल फैक्टर के लिए क्या बोलते हैं कि डीसी में कोई एसी का कंपोनेंट होता है, तब इसके पावर का इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है। देखिएगा, पावर का इक्वेशन PRMS जो मान होता है वो PAC प्लस किसके बराबर होता है जी, PDC। समझना बात को, जब भी रिपल फैक्टर निकाल रहे हैं अपन तो PRMS रूट मीन स्क्वायर का जो मान होता है, मीन्स स्क्वायर मीन रूट वर्ग माध्य मूल मान है, वो एससी और डीसी दोनों कंपोनेंट के क्या होगा, योग के बराबर होगा। समझ गए इस बात को? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब वही बात है, पावर P क्या होती है जी, I²R होती है, लेकिन इस वाले को अपने को अपने टर्म में लेके आना है। ठीक है, जो कंपोनेंट अपने पास में प्रेजेंट है उस टर्म में अपन इसको लेके आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझिए। IRMS लिख दिया मैंने यहाँ, स्क्वायर साथ में क्या जोड़ दिया, RL, इस टर्म में आ गए, नो प्रॉब्लम। इसमें देखो I = IAC², ठीक है, साथ में क्या आ गया जी, RL प्लस IDC², साथ में क्या आ गया, RL। समझ पाए आप इस बात को? सब में RL है, मैं हटा सकता हूँ, ये वाला फॉर्मूला मैंने काम में लिया। नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए हैं, क्योंकि यहाँ अपन सिर्फ कंटेंट डिस्कशन करेंगे, लैंग्वेज कम चलेगी। ठीक है ना, लैंग्वेज कितनी ज़्यादा होती है वरना, है ना। यहाँ से क्या मिला अपने को, IRMS = IAC² प्लस क्या हो गया जी, IDC²। इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो आपको रिपल फैक्टर की डेफिनेशन क्या बताई हुई है कि रिपल फैक्टर क्या होता है, IAC और IDC का अनुपात। देखिएगा, रिपल जो फैक्टर होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, IAC और IDC का जो अनुपात होता है, उसी अनुपात को अपन क्या कह रहे हैं, रिपल फैक्टर कह रहे हैं। ठीक है, मीन्स रिपल फैक्टर R किसके बराबर होगा, IAC / IDC। ठीक है, इक्वेशन नंबर कैपिटल A इसको अपन मान लेते हैं। यहाँ तक अपन बढ़े, अब यहाँ से अपने को वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से निकालिए IAC², मैं AC फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो AC मेरे को क्या मिल गया, IRMS² माइनस क्या मिल गया, IDC²। यदि मैं ओनली IAC निकालता, ठीक है, तो क्या आ जाता, इस तरफ रूट आ जाता, IRMS² माइनस क्या हो गया, IDC² हो गया। समझ पाइए इतना? ठीक है, अब यहाँ अपने को फॉर्म कौन सी लानी है, फॉर्मूले को देखिए, IAC/IDC। तो आगे वाले फॉर्मूले में से अपन क्या बाहर लें, आगे वाले फॉर्मूले से अपन IDC बाहर ले सकते हैं कि नहीं। देखिएगा कैसे, IAC = IDC मैंने वहाँ से बाहर लिया, स्क्वायर वाला पूरा बाहर ले लिया, रूट था स्क्वायर से चला गया, बाहर IDC आ गया, यहाँ पे क्या रह गया, IRMS² डिवाइडेड बाई, इसमें था नहीं तो क्या लग गया, भाग लग गया, IDC² माइनस यहाँ पे क्या हो गया जी, 1 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़ते हैं आगे। उस DC को उधर ले जाओ तो IAC अपॉन नीचे क्या मिल गया अपने को, IDC किसके इक्वल आ गया, और रूट ऑफ IRMS² डिवाइडेड बाई IDC² माइनस 1। पूरे लेक्चर साथ बने रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बताइए आप, IDC का मान अपन ने क्या निकाला था, IM/π। आइए बताओ, IRMS का मान अपन ने क्या निकाला था, IM/2 निकाला था। मीन्स इसको नेक्स्ट वाला इक्वेशन दे सकते हैं 2। इक्वेशन 3, समीकरण 3 को समीकरण 2 में यूज करने पर कर दीजिएगा। तो IAC/IDC इक्वल और रूट ऑफ IRMS मीन्स IM² / 4 डिवाइडेड बाई IDC,
तो आई एम स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ गया पाई स्क्वायर -1 आई एम स्क्वायर से आई एम स्क्वायर, और इसका ऊपर नीचे मल्टीपल करोगे तो क्या मिलेगा आई ए सी इक्वल आई डी सी इक्वल पाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो पाई स्क्वायर बाई 4 -1 वही बात है, वैल्यू पुटअप कर दो पाई की 3.14 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 -1। जब आप उस वाले कांस्टेंट मान का सॉल्यूशन निकालोगे तो सॉल्यूशन आपके पास निकल के आएगा 1.21। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन करोगे वहाँ से तो ये रिजल्ट देगा आपको आई ए सी अपॉन आई डी सी इक्वल 1.21। ठीक है, आई ए सी अपॉन आई डी सी निकाल लिया, इसको समीकरण 4 रख दो, समीकरण 4 को समीकरण कैपिटल ए में देखिएगा आई ए सी अपॉन आई डी सी क्या है रिपल फैक्टर, मीन्स किसकी वैल्यू ढूंढ ली अपन ने, रिपल फैक्टर की वैल्यू ढूंढ ली, बहुत आसान है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, यहां लिख सकते हैं ना समीकरण 4 व कैपिटल ए से। ठीक है, रखिएगा R इक्वल कितना आ जाएगा 1.21। अब इसका कभी परसेंटेज पूछा जाता है तो R परसेंटेज क्या हो गया 1.21 इंटू 100, तो R परसेंटेज कितना हो गया 121, 100 से भी ज़्यादा रिपल फैक्टर आ गया। इसका मीनिंग क्या है, इसमें तो इसके DC में तो बहुत ज़्यादा AC है, इसके DC यहाँ से समझिए थोड़ा सा कि R परसेंटेज मैंने निकाला तो कितना आ गया 180 परसेंटेज मैक्सिमम 100 परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज जब पढ़ते हो तो 100 को रेस्पेक्ट में लेके पढ़ते हो। ठीक है, तब यहाँ क्या देखा आपने, ये तो 100 से भी ज़्यादा आ गया, मीन्स इसका रिपल फैक्टर तो बहुत ज़्यादा है। निष्कर्ष क्या निकला कि इसके DC में तो बहुत ज़्यादा AC के कंपोनेंट है, तो अभी क्या करें। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, इम्प्रूवमेंट किया गया और अर्ध तरंगदिष्टकारी को पूर्ण तरंगदिष्टकारी में चेंज किया गया, और चेंज करने के लिए एक डायोड और काम में ले लिया गया। समझना बात को, फिर से मैं बता रहा हूँ, रिपल फैक्टर का मान ज़्यादा आना इसके लिए डिसएडवांटेज है, इसकी ये हानि है कि रिपल फैक्टर इतना ज़्यादा इसके पास क्यों आ रहा है। ठीक है, तो इस दुविधा को दूर करने के लिए अर्ध तरंगदिष्टकारी की जगह पूर्ण तरंगदिष्टकारी का निर्माण किया गया। ठीक है, मीन्स नेक्स्ट लेक्चर किससे संबंधित होगा, पूर्ण तरंगदिष्टकारी से संबंधित होगा। तो यहाँ आपने क्या सीखा कि अर्ध तरंगदिष्टकारी के लिए दक्षता का मान कितना होता है 1.21 होता है, 100 से मल्टीपल करके आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, वो भी समझिए आप, लेक्चर पूरा देखोगे तभी पूरा समझ आएगा, लास्ट तक जुड़े रहोगे। बोलते हैं PIV, फुल फॉर्म होती है जी पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, और जो अर्ध तरंगदिष्टकारी होता है उसके लिए पीक इनवर्स वोल्टेज का मान क्या होता है जी, EM होता है। कितना होता है, EM होता है, आपको याद रखना है। इसको थोड़ा सा और समझिए आप कि आखिर ये है क्या। पीक इनवर्स वोल्टेज को बोलते हैं प्रतीप शिखर वोल्टता। यदि आप हिंदी में लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो प्रतीप शिखर वोल्टता। ठीक है, अब समझिए, और मान इसके लिए क्या होता है जी, EM होता है। अपन ने अर्ध तरंगदिष्टकारी पढ़ा था, यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स अपन ने लगाया था। ठीक है ना, मीन्स कोई वोल्टता अपन ने प्रोवाइड की थी, उसके बाद कोई कुंडली लगी थी और यहाँ पे कुंडली लगी थी। एक थोड़ा सा रफ डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ पर कोई डायोड लगा था, देयर इज एन लोड रेजिस्टेंस, वी फाइंड आउट आउटपुट आउट दीज टर्मिनल, देयर इज वी गिवन इनपुट। ठीक है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज का मीनिंग समझना, यदि ये वोल्टेज है तो प्रेरण के द्वारा यहाँ पे भी क्या आएगा, कोई धारा फ्लो होगी, मीन्स यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वोल्टता आएगी। अपन क्या सपोज कर रहे थे, EM क्या बोल रहे थे, एन इंटू क्या बोल रहे थे, EP। देखो स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो सारा समझ आएगा। बोल रहे थे अपन फर्स्ट वाले लेक्चर में जब अर्ध तरंगदिष्टकारी का था, तो अब पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, यहाँ पर लगी हुई डिवाइस कौन सी लगी है, डायोड। तो ये जो डायोड होता है वो मैक्सिमम कितना वोल्टेज एक्सेप्ट कर सकता है, डायोड मैक्सिमम कितना वोल्टेज यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकता है, वो क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज। और ध्यान रहे, पीक इनवर्स वोल्टेज डिवाइस का भी होता है और जिसके द्वारा उसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं उसका भी पीक इनवर्स वोल्टेज होता है। समझिए, यदि अपन कहें इसका मान बहुत ज़्यादा है, मीन्स यहाँ पर ये जो वोल्टेज है इसका मान बहुत ज़्यादा है, जिस पर मान लो ये वर्क कभी नहीं करे,
ठीक है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज इसका भी होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज जो डिवाइसेज होती है उसका भी होता है। तो अपने फायदे के लिए अपन क्या कोशिश करते हैं कि जो डिवाइस है उसका पीक इनवर्स वोल्टेज हमेशा क्या रहे, ज़्यादा, तब अपने क्या होगा, बेनिफिट होगा। और अर्ध तरंगदिष्टकारी में पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है जी, EM होता है। मीन्स यहाँ पर जितना वोल्टेज आप प्रोवाइड करवा रहे हो वो का वो वोल्टेज इस वाले डायोड के लिए किसकी तरह व्यवहार करता है, पीक इनवर्स वोल्टेज की तरह व्यवहार करता है। समझ आई बात। मीन्स अपन ने क्या समझा कि जितना वोल्टेज यहाँ पैदा हो रहा है वो वोल्टेज इस डायोड के लिए क्या है जी, पीक इनवर्स वोल्टेज के लायक बिहेव कर रहा है। पूरा अपन ने बाय सिस्टमेटिक विथ थ्योरिटिकल पूरा डिस्कशन किया है। माफ़ी चाहेंगे कि थ्योरी पूरा लिखना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं। लेक्चर्स आप देख रहे हो तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इससे भी अच्छा लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।